गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एपीकल्चर। ये लेक्चर बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए है। इससे पहले हमने आपकी बुक है अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, जिसे हम सेरीकल्चर कहते हैं, तथा लैग कल्चर, ये दो टॉपिक्स हमने कवर किए थे अपने लेक्चर्स में, जिसमें इन इंसेक्ट्स के द्वारा ये दो यूजफुल सब्सटेंसेस सिल्क और लाख किस प्रकार से उत्पन्न किए जाते हैं, इन दोनों के कैसे लाइफ साइकिल होते हैं और ये हमारे लिए किस प्रकार ये उपयोगी पदार्थ प्रदान करते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एपीकल्चर या हनी बी कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये ऐसा कीट है जो हमारे सामान्य वातावरण में आसानी से देखा जा सकता है। औद्योगिक दृष्टि से आधुनिक वैज्ञानिक विधि द्वारा मधुमक्खियों का कृत्रिम पालन करना एवं इनके द्वारा निर्मित उत्पादों जैसे शहद है, मोम होता है, वो प्राप्त करना मधुमक्खी पालन, बी कल्चर, बी कीपिंग या एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी आपने अपने चारों तरफ देखे होंगे, पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते देखे हैं हमने। वो एक प्राकृतिक आवास में पाई जाती हैं, लेकिन जब इनको कॉमर्शियल यूज़ के लिए पाला जाए, कृत्रिम रूप से इनको ग्रो किया जाए तथा इनसे शहद की प्राप्ति की जाए, तो उसे हम एपीकल्चर कह देते हैं। मनुष्य ने जानवरों से लाभ प्राप्त करना, प्रकृति में इनके साथ जीवन व्यतीत करते हुए पहले से ही आरंभ कर दिया था। इनके लिए अनेक उत्पादों को प्राप्त करने के लिए उनसे इन जीवों को प्राणियों की आहुति देनी पड़ती थी। शहद या मधु एक सर्वाधिक पोषणीय पदार्थ होता है। आयुर्वेद में तो हम इसे औषधि का दर्जा भी दिया जाता है, बहुत ही उपयोगी माना जाता है आयुर्वेद में से। अनेक रोगों के उपचार हेतु इसे आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मधुमक्खी जो होती है वो एक पॉलीमॉर्फिक कीट है। मधुमक्खी के बारे में हम देखें, उसके सामाजिक संरचना के बारे में। श्रमिक जो होते हैं वो मकरंद या परागण अपने भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। ये खेतों, उद्यानों में फूलों पर मंडराते हुए इन्हें प्राप्त करते हैं, अतः कृषि के लिए भी ये कीट महत्वपूर्ण होते हैं। मधुमक्खियां सामाजिक जीवन का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ये यूसोशियल होती हैं, सामाजिक जीव हैं, छत्ते बनाकर रहती हैं। इनके मुखांग कुतरने व चाटने के काम में आते हैं। इनके वर्गीकरण की बात करें, जब हम एपीकल्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनका वर्गीकरण सबसे पहले हमें मधुमक्खी का देखना होगा। इसमें देखें हम, फाइलम जो होता है वो आर्थ्रोपोडा है। जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी सारे कीट हैं वो सभी आर्थ्रोपोडा संघ में इंक्लूड किए जाते हैं। क्लास इंसेक्टा, गण हाइमेनोप्टेरा, कुल फैमिली एपिडी, श्रेणी एपिस इंडिका। जो ये मधुमक्खी के बारे में बात कर रहे हैं उसे एपिस इंडिका कहा जाता है। इस भारत में मधुमक्खी की निम्न 4 जातियां हैं जिनसे हमें पाला जाता है, जो एपीकल्चर के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। पालने के लिए नहीं कहेंगे, ये प्रमुख जातियां हैं। पालने के लिए इनमें से एक जाति को उपयोग में लाया जाता है। जैसे हम बात करें एपिस डोर्सेटा रॉक बी, सामान्य भाषा में जिसे हम पहाड़ू मक्खी कहते हैं, जंगली मक्खी कहते हैं। एपिस इंडिका इंडियन बी, एपिस फ्लोरिया लिटिल बी, एपिस मेलिफेरिया यूरोपियन बी। जो एपिस मेलिफेरिया जो लास्ट में हमने पढ़ा है, यूरोपियन बी के बारे में पढ़ा है, इसे हम पालने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यह एपिस मेलिफेरा यूरोपियन मधुमक्खी है तथा भारतीय मोना जो मक्खी है उससे मिलती जुलती है। इसके छत्ते से 9 से 10 गुना अधिक शहद प्राप्त किया जाता है। इसका शहद व्यापारिक तौर पर बहुत अच्छा होता है तथा ये स्वभाव में भी इतने ज़्यादा वायलेंट नहीं होती है जैसे कि एपिस डोर्सेटा या बृहद मक्खी जो होती है वो होती है। इनकी इटालियन जाति यूरोप और अमेरिका में पाली जाती है। मधुमक्खी पालन ये उपकरण कौन कौन से आते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। मधुमक्खी का छत्ता मुख्य रूप से जो होता है, आपके चारों तरफ रोड के सहारे, पेड़ों के नीचे आपने बहुत सारे ऐसे मधुमक्खी पालन के केंद्र देखे होंगे जहाँ पे आपने इनके उपकरणों को देखा है। उनमें से एक मुख्य उपकरण है कृत्रिम मधुमक्खी छत्ता, आर्टिफिशियल हनी बी, हनी हाइव। कृत्रिम छत्ता या आर्टिफिशियल बी हाइव जो होता है वो लकड़ी से बनाया जाता है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक हुए हैं जिसका नाम था लैगस्ट्रॉथ, जिन्होंने 1851 में ये कृत्रिम छत्ता बनाया था। आजकल इसी में कुछ आवश्यक परिवर्तन कर उपयोग में इसे लाया जा रहा है।
ये छत्ते लकड़ी के बने संदूक के समान दिखाई देते हैं। इनमें कई भाग होते हैं जिसमें 7 से 10 तक चौखट के फ्रेम स्थित होते हैं। इनके बीच में चौखट के फ्रेम स्थित होते हैं। इनका जो माप होगा, ये मानक प्रकार का छत्ता आपके सामने दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में। इस छत्ते में नीचे की ओर सबसे नीचे की ओर कहें हम, जल से बचाव के लिए यहाँ पे स्टैंड पाया जाएगा। इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं ऊपर की ओर, इस स्टैंड के ऊपर की ओर ये ब्रूड चैम्बर आपको क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। ब्रूड चैम्बर के बारे में बात करें, इसमें शेहन या अंडकच्छ भी कहते हैं। ये लकड़ी से बना एक बक्स होता है जिसमें 5 से 10 फ्रेम्स रखे जाते हैं जिन्हें कॉम फाउंडेशन कहते हैं। ये जो चौखट होती हैं वो लकड़ी से बने होती हैं जिन्हें निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं, 20 स्पेस में रखा जाता है। इस ब्रूड चैम्बर में ये वाला दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसे ये दिखा सकता हूँ मैं, ऐसे ऐसे ये चैम्बर यहाँ पर रखे जाते हैं। इनमें ऊपर की ओर हुक होता है जिससे इन चैम्बर को यहाँ पर ले सकते हैं। ये फ्रेम्स होते हैं। इन फ्रेम्स में ऐसे जालीनुमा छत्ते पाए जाते हैं जिनके अंदर ये मधुमक्खियाँ अपना शहद रखती हैं, अपने चैम्बर्स बना के रखती हैं। ये तारों से बने मोम से सधे रहते हैं। षटकोणीय जाली मधुमक्खी हेतु कोठरी का कार्य करती है। मधुमक्खियां इसी आधार के दोनों ओर नीचे की ओर स्टैंड होगा। स्टैंड जो होगा वो मधुमक्खी के छत्ते को जल से, पानी से और मिट्टी से, गंदगी से बचाएगा, जिससे अलग रहेगा। आधार रेस से ऊपर की ओर रखने में काम आएगा। इसके जस्ट ऊपर की ओर ब्रूड चैम्बर पाया जाएगा। ब्रूड चैम्बर के ऊपर जस्ट आपको दिखाई दे रहा है सुपर चैम्बर। यह सेहन कक्ष के रूप में स्थित होता है जिसमें पराग मकरंद लेकर श्रमिक यहीं पर शहद जमा करते हैं। ये जो सुपर चैम्बर्स आपके सामने हैं, इनमें श्रमिक्स आएंगे, वर्कर्स आएंगे और इसमें आके वो मकरंद जो होते हैं, वो नेक्टर जो होता है फूलों से लेके आते हैं, उसको यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। इसमें भी आवश्यकता अनुसार जो फ्रेम लगे हुए होते हैं, इनमें कक्ष को लकड़ी के पट से ढका जाता है। इनमें वायु के आने के लिए छोटे छोटे छिद्र भी यहाँ पे पाए जाते हैं, वायु के लिए एंटर करने के लिए। ऊपर हाइव सीलिंग होती है और टॉप कवर छत्ते के ऊपर टिन या जिंक की चादर से ऊपरी छत बनाई गई होती है जो बरसात में इसकी रक्षा करती है। छत्ते को मौसम के अनुसार गर्म या ठंडा करने का प्रावधान भी उसमें होता है। इसमें उठाकर छत्ते का निरीक्षण किया जा सकता है। ऊपर की ओर टॉप कवर होता है जिसमें से ऊपर को हटाकर हम छत्ते को आसानी से देख सकते हैं। तो ये था आर्टिफिशियल हाइव था जिसके अंदर सारी वो फैसिलिटी, सारी वो सुविधाएं मधुमक्खी के लिए दी जाती हैं जो कि वो प्राकृतिक वातावरण में उनके लिए मिलता है। ये था मधुमक्खी पालन में उपकरण में हमने छत्ता देखा, कॉम फाउंडेशन देखा। फिर इसी के साथ आता हनी एक्सट्रैक्टर। इसमें से जो हमारे पास ये जो दिखाए गए हैं, ये जो फ्रेम्स हैं, जब इन फ्रेम्स में मधुमक्खी शहद ला के रख देती है तो शहद को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूज टाइप की एक मशीन होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू उसमें से शहद को निकाला जाता है। ये जो हनी एक्सट्रैक्टर होता है वो एक ड्रम रूपी होता है जिसमें बीच में एक स्पिन करता हुआ एक पहिया होता है जिसमें फ्रेम्स होते हैं। उन फ्रेम्स में इन जालीदार जो हमारे पास फ्रेम है उनको अलग कर लिया जाता है। वो नाइफ्स होते हैं हमारे पास, उन नाइफ्स में से जो शहद बचा हुआ शहद है उसको साफ़ कर दिया जाता है। उनके ऊपर प्लग जो लगे रहते हैं उनको हटा दिया जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मधुमक्खियों का ये जो छत्ता होगा उसमें ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पाई जाएंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए, उनको पालने के लिए, कैच करने के लिए उनको पकड़ना पड़ेगा। पहले तो कृत्रिम छत्ते में पालने हेतु मधुमक्खियों को स्वार्मिंग के समय पकड़ा जाता है। स्वार्मिंग के समय जब वो उड़ रहे होते हैं बाहर, इसके लिए टोपी जैसे जाल के भीतर शहद लगाकर इनके आने जाने के मार्ग में रखा जाता है। शहद से आकर्षित होकर मधुमक्खियां टोपी में बैठ जाती हैं। संध्या के समय इन्हें कृत्रिम छत्ते के शिशु खंड में छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों तक इन्हें कृत्रिम भोजन जैसे कि कह सकते हैं चीनी और जल मिलाकर दिया जाता है। वातावरण में फूलों की कमी होने पर भी इन्हें कृत्रिम भोजन दिया जाता है। तो उनको छत्ते में पहले बाहर पकड़ा जाएगा, फिर उनको छत्ते में छोड़ दिया जाएगा और उन्हें कृत्रिम भोजन के ऊपर उनको रखा जाएगा। किसी प्राकृतिक छत्ते में एक ही रानी मक्खी को रखा जाता है और कुछ श्रमिकों को लाकर नए कृत्रिम छत्ते की शुरुआत की जाती है। छत्ते में रानी मक्खी को प्रतिवर्ष बदला जाता है। पुरानी रानी मक्खी को छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है, अन्यथा उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
नई रानी मक्खी को पकड़कर इसकी देह पर उसी छत्ते का नया थोड़ा सा शहद लगा देते हैं और शिशु खंड में रख दिया जाता है, जिससे कि श्रमिक उसे स्वीकार कर सकें। इस तरह एक नया छत्ता एस्टेब्लिश करने की एक पूरी प्रक्रिया थी, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे बाहर से हम मधुमक्खी पकड़ेंगे, उनको एक नए छत्ते में रखेंगे और वहाँ पे उनका पूरा एक एनवायरनमेंट बन जाएगा। वहाँ पे उनका रिप्रोडक्शन होगा, वो अंडे देंगे, श्रमिक वहाँ पे शहद लाएंगे और एक किस प्रकार से हम सहायक होंगे। अब आगे हम देखेंगे कि मधुमक्खियों का सामाजिक संगठन किस प्रकार का हो सकता है, वो सभी मिलकर किस प्रकार से शहद को एकत्रित करते हैं, वो हम नए लेक्चर में, अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।